नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गारंटी, चुनौती और रणनीति, इस बार किसकी सत्ता? जबरदस्त हलचल नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह चौहान ये कहते नजर आ रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। वहीं सोर्सेस के हवाले से जो अहम खबर सामने आ रही है वो ये कि कमलनाथ विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। आज देश की बड़ी राजनीतिक खबरें क्या कुछ हैं, पिछले 24 घंटों में सियासी गलियारों में क्या कुछ घटा है, अगले 1 घंटे में हम तमाम बड़ी राजनीतिक खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं और उन पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा के अलावा सटीक विश्लेषण भी होगा आज। तो सबसे पहले ऐसी 5 बड़ी खबरें और उनसे उठ रहे सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। खबर, शिवराज ने कही खुद के याद आने की बात, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। सवाल, शिवराज का ये इमोशनल कार्ड है या फिर हार का डर सता रहा है? ये बड़ा सवाल। खबर क्या है? मैराथन बैठक के बाद टिकटों के ऐलान का इंतजार है। सीईसी की बैठक हुई है। सवाल, राजस्थान बीजेपी में कुछ तो बड़ा पेच फंस रहा है, मंथन का सिलसिला थम नहीं रहा। खबर, हिंदू दर्शन के बाद स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी मत्था टेकेंगे, सेवा करेंगे। सवाल, धर्म अब राहुल की राजनीति के केंद्र में नजर आ रहा है। हिंदू दर्शन पर उन्होंने लेख लिखा और आज वो होंगे कहां? स्वर्ण मंदिर में। खबर, अखिलेश यादव को संविधान बदलने का खतरा सता रहा है। सवाल, सच में यह आशंका है या फिर वोटर्स को संदेश दिया जा रहा है इस बयान के जरिए? खबर, आज भी पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार हम देखेंगे। सवाल, क्या नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की जीत की पक्की गारंटी हैं? आज इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर और इन सवालों के जवाब ढूंढने की होगी कोशिश। रवि। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पर सबसे पहले नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण से यह खबर आ रही है, कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस खबर सामने आ रही है, पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं देना चाहते कमलनाथ। सोर्सेस के हवाले से बात सामने आ रही है। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरे राज्य में बड़े स्तर पर प्रचार की तैयारी। देखिए, बिल्कुल रवि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से यही है, जहां पर चर्चा इस बात को हो रही है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से लगभग ये फैसला लिया जा चुका है कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में अपना पूरा समय कमलनाथ नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने देखा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं। 40 सालों से अगर वो हारे नहीं है, क्योंकि अपना पूरा समय वो वहीं पर देते हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कमलनाथ पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करें, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा है, या यूं कहें कि सीएम फेस का चेहरा है। खुद राहुल गांधी भी जब शनिवार को मध्य प्रदेश में रैली करने के लिए आए तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जो काम कमलनाथ अधूरा छोड़कर गए थे वही काम सरकार आने के बाद वो पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें स्पष्ट है कि कमलनाथ को पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करना है। सबसे बड़ा चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब कांग्रेस के पास नहीं है। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर प्रचार प्रसार करते थे, स्टार प्रचारक थे कांग्रेस पार्टी के, मगर अब कमलनाथ के तो सारा ध्यान रहेगा प्रचार पर, चुनावी अभियान पर। शुक्रिया आपका शुभम, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर सोर्सेस बता रहे हैं, कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनावी सभा में इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बयान दे दिया कि हर कोई चौंक गया। शिवराज बोले, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। शिवराज के बयान पर अब सियासी चर्चा सरगर्म है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। तो देखिए क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील कर रहे हैं चुनाव के इस
बीच माहौल में। तो सब सवाल ये उठ रहा है कि सीएम के मन में चल क्या रहा है, जरा इस पर भी जल्दी से हम नजर डालते हैं। ये बयान आया और उसके बाद उसके अलग अलग विश्लेषण। बयान क्या था वो देख लीजिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। ये तो बयान हो गई, बयान की बात हो गई। अब सीएम के मन में क्या है, दो बातें हम आपको दिखा रहे हैं, दो बातें हो सकती हैं, उन पर नजर डालते हैं। चुनाव में पार्टी की हार की क्या मन में कोई आशंका है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बयान, इतना इमोशनल अपील? और दूसरा, किसी हैवीवेट से रिप्लेस होने का क्या कोई खतरा है कि मतलब शिवराज की जगह कोई और ले ले समीर? ये क्या दो आशंकाएं उनके मन में हैं और इसकी वजह से ये बयान आया है? बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान के मन में आखिर क्या चल रहा है, किस बात की आशंका है, किस बात का डर है, या फिर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है चुनावों से पहले? इन तमाम मसलों पर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इसके अलावा हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और उमा शंकर पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले उमा शंकर जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं, क्योंकि ये अहम खबर, ताजा खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या वजह है? देखिए, सूत्रों से खबर आ रही है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसको किस सीट से लड़ना है। अगर कमलनाथ जी और आपके सूत्र को हम सही माने और वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े नेता है मध्य प्रदेश के और पूरे प्रदेश में उनको चुनाव प्रचार करना है। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं भी लड़ते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, उनके डिप्टी सीएम ने चुनाव नहीं लड़ा था। अब दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य लड़े थे और हार गए थे। नहीं, तो ये यूपी और एमपी की परिस्थितियां अलग है ना, विधान परिषद एमपी में तो नहीं है। नहीं, रणनीति तो आप प्रदेश में कहीं भी बनाइए, चुनाव की रणनीतियां तो बनाया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिया और लाके मनोहर लाल खट्टर को उतार दिया, तो उनकी रणनीति थी। ठीक है, हमारी तो आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ प्रचार पर ज्यादा फोकस करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं। चारू प्रज्ञा, अभी हमें खबर दिखा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही भावुक अपील कर रहे थे कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ये चले जाने की बात अभी से क्यों हो रही है? अभी तो गेम ओपन नहीं हुआ है, अभी तो चुनावी ताल ठोकना बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही चले जाने की बात क्या समझा जाए इसका मतलब? जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। शिवराज जी अपने दिल से बात करते हैं और यही वजह है वो इतने लंबे समय से इतने लोकप्रिय नेता रहे हैं मध्य प्रदेश में। और शिवराज जी को प्यार से सब मामा कहते हैं, तो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनको उपाधि मिलती है और उस उपाधि से वो जाने जाते हैं हर जगह, बच्चे बच्चे के द्वारा हर घर में। तो अगर वो अपने दिल से ये कह रहे हैं कि जनता आप बहुत समझदारी के साथ अपने हक का प्रयोग करिएगा और बहुत समझदारी के साथ वोट करिएगा, तो मैं मानती हूँ ये बिल्कुल ठीक ही बात है। और नहीं चारू जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ये अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना वाला बयान क्यों दिया जा रहा है? मतलब ये इसके पीछे कोई इमोशनल कार्ड हम देखें या फिर कहीं ना कहीं हार की आशंका है, डर है? नहीं, हार की बिल्कुल आशंका नहीं है, और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है, इसमें हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अचीवमेंट रहे हैं और जो जनता का उन अचीवमेंट्स में सहयोग रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और अपील करते समय तो हर नेता यही कहेंगे ना कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। ये आपका पक्ष है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अवधेश जी, ये एक सवाल है कि जब सरकार या कोई नेता कामकाज करता है तो एक बड़े आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ताल ठोक के जनता के सामने उतरता है, अपना रिपोर्ट कार्ड देता है। लेकिन ये बयान क्या उस क्राइटेरिया में फिट होता नजर आ रहा है? इतना भावुक, इतना इमोशनल, जैसा कि समीर ने कहा कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ये याद रखने वाली बात कामकाज छोड़ के किसी और वजह से क्यों कही जा रही? देखिए, चुनाव में अलग अलग प्रकार से रणनीतियां वोट के लिए हम अपनाते हैं
उसमें एक अपने को संवेदनशील और भावुक, चूंकि वो बहनों के अपने को भाई बताते हैं और मामा कहते हैं, और चुनाव के बारे में आपको बताया जाता है कि ये भले हिंसक युद्ध नहीं हो लेकिन एक अहिंसक युद्ध है हमारे देश में, तो उसमें लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। ये ध्यान रखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा एक दिन। तो किसी सबको एक दिन चला जाना है, हमको बचाना है तो मिलके वोट दो। चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। हाँ, याद आऊंगा ये कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जब मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं समीर और अभी, तो देखिए आप अपने स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के अंदर ही, जब तक कि बालाकोट नहीं हुआ था, बीजेपी के अंदर भी विद्रोह था, कांग्रेस बहुत आगे थी, सपाक्स पार्टी बन गई थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत नहीं प्राप्त किया था। 114 सीटें प्राप्त की थी। बीजेपी को वोट कांग्रेस से ज्यादा था। तो ऐसे इसलिए हम लोग जो मान लेते हैं ना कि एक वातावरण के आधार पर, तो क्या इस समय उससे ज्यादा विद्रोह हो गया है मध्य प्रदेश में? तो एनालिसिस जो है ठोस तथ्यों पर होना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में हमेशा से रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं है। INDIA की एकजुटता के बाद मनोविज्ञान बढ़ा है। आपने तथ्यों की बात की, तो बीजेपी की तरफ से जब कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं तो ये सब भी चल रहा है कि जो एस्टैब्लिश सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों पे भेजा जाए उनको, जो सेंटर में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, उनको भी स्टेट के चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये सब भी तो कुछ कह रहा है, यानी कि आपको पता है कि ग्राउंड पे कुछ तो हिला है। बिल्कुल ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए रही है। और जब कमलनाथ ने स्वयं कह दिया हो कि हिंदू राष्ट्र है, तो इसको कहने की क्या जरूरत है? जब वो स्वयं अपने को बड़ा हिंदू नेता, तो दोनों के बीच की दूरियां जो है विचारधारा पर घट रही है। तो हमारे पास जो संसाधन है, एक लाइन बोलो, नरेंद्र मोदी जी ये संकेत दे रहे हैं कि लंबे समय तक किसी पार्टी का एक नेता पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। भविष्य की दृष्टि से आप लोग भी उतरो और जिम्मेवारियां संभालो। अवधेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान बीजेपी में टिकटों पर असमंजस बना हुआ है। ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की 2.5 घंटे चली बैठक आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। MP की तरफ बड़े नाम भी हो सकते हैं मैदान में। यहां भी वो आशंका है कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश के मामले में हमने देखा। तो देखिए, MP का फॉर्मूला जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है क्या? ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बीजेपी की बैठक में हुआ क्या है राजस्थान को लेकर, कितनी देर ये बैठक चली, ये देखिए एक एक डिटेल हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक थी, यानी CEC की बैठक 2 घंटे 30 मिनट चली। 2.5 घंटे तक कौन कौन इसमें शामिल था? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, चुनाव समिति के बाकी सदस्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। एजेंडा जो है वो राज्य की 65 से अधिक सीटों पर चर्चा हुई, ये हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। लेकिन अभी तक इस बैठक का लबोलुआब निकला क्या है? क्या किसी नतीजे पर पार्टी पहुंच पाई है क्या? और कितनी देर में हमारे सामने वो तमाम चेहरे होंगे, नाम होंगे जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस्मत आजमाने जा रहे हैं? और क्या MP की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उतारा जाएगा क्या? यह है वो बड़ा सवाल। राजेश कुमार जी, क्या लगता है आपको, ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की नजर आ रही है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि MP का फॉर्मूला मुमकिन है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए, केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं की फौज को उतारा जाए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, इसे आप कैसे देखते हैं? इसका कुछ फायदा होने जा रहा है बीजेपी को, या फिर ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि पिछली बार जो स्थितियां परिस्थितियां थी बीजेपी के लिए, इस बार जुदा है जमीन पर हालात? देखिए, मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए ये कोशिश एक तरह से हो सकती है। जो नए जो केंद्र के स्थापित नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जिनका काफ़ी असर है, उनको विधानसभा में ले जाना, इससे एक साफ साफ संकेत तो दे दिया गया है। जो आज बड़ी भावना के तौर पर शिवराज जी ने प्रकट की कि मैं चला जाऊंगा तो याद करेंगे, तो उनको तो ये संकेत दे ही दिया गया है और सब पढ़ रहे हैं इसको कि जब इतने बड़े बड़े नेता वहां आ रहे हैं
तो आप अकेले नहीं हैं, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहां पर हो सकते हैं जो आपको रिप्लेस करें। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये बयान दिया है। इसी तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुट हैं और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो किसी को अनाउंस नहीं किया है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो कई चुनाव प्रचार में नहीं आई हैं, किसी उसमें नहीं आई हैं। तो ये साधना केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये संकेत जो शिवराज जी ने दिए हैं कि चला जाऊंगा तो याद करूंगा, इसी तरह का मैं अभी सुन रहा था, इसी तरह का संकेत गहलोत साहब भी दे रहे हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं अगर आपकी सरकार, चुनाव से पहले ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपकी सरकार आएगी मोदी जी तो आप पुरानी नीतियों को खत्म नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए। मोदी जी की गारंटी के बारे में वो कह रहे हैं। तो वो चुनाव से पहले क्यों कह रहे हैं? क्या उनको अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब सरकार बन जाएगी और कोई मुख्यमंत्री बना देंगे। वहां जो ये जो साधना है अलग अलग, ठीक बात है। इस पर एक छोटा सा सवाल चारू प्रज्ञा से ले लेते हैं। चारू जी, देखिए स्थितियां बहुत जुदा नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश में। सिर्फ इसे एक इमोशनल बयान के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। यही वजह है शिवराज सिंह चौहान के, क्योंकि हर बार तो शिवराज सिंह चौहान के फेस पर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ना एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। और ऐसा देखा जाता है कि जब भी हमें चुनाव में प्रचार करने का समय आता है तो एक जमीनी कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे माननीय मोदी जी तक प्रचार करने धरती पर उतरते हैं। तो चाहे मोदी जी हो, वो नड्डा जी हो, वो अमित शाह जी हो, या कोई सांसद, कोई विधायक या कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, पार्टी में सब मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर प्रचार करते हैं। तो जिस तरीके से आप अंदेशे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ये प्रचार की बात हो रही है, चेहरों की बात हो रही है। जो सवाल यहाँ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार ने उठाया, राजेश जी ने उठाया, वो ये कि पार्टी के अंदर ही एक प्रतियोगिता तैयार कर दी गई है और उस प्रतियोगिता से कुछ लोगों को आशंका, मन में डर कहीं पैदा तो नहीं हो गया? देखिए, पार्टी हमारी बहुत प्लानिंग के साथ चलती है, ये बात तो साफ है और चलना भी चाहिए। कोई हम फ्लूक के साथ किसी चुनाव में नहीं उतरते, बिना तैयारी के हम किसी चुनाव में नहीं उतरते। और बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐसा कोई समय जब हमारी पार्टी लगातार जमीन पे काम ना कर रही हो, जनता की नब्ज ना पढ़ रही हो, जनता की इच्छाएं, खुशी दुख का साथ ना दे रही हो। तो जब कोई पार्टी इस तरीके से हर दिन हर रात जनता के साथ लगी रहती है, ठीक है, इसे मजबूत रणनीति के तौर पर आप पेश कर रही हैं, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी कैसे सामना करेगी? अगर एमपी फॉर्मूला ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया जाता है, उस हिसाब से टिकट बंटवारा होता है, बड़े नेताओं को टिकट दिए जाते हैं, कैसे करेंगे सामना? देखिए समीर जी, ये हार की हताशा है। आप इस बात को समझिए, जो शिवराज सिंह जी को ना तो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है और तमाम बड़े नेताओं को उतार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग बयान दे रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये सब हारने वाले हैं। सबको पता है मध्य प्रदेश में इनकी लुटिया डूब रही है। और अभी चारू जी कह रही थी शिवराज जी की लोकप्रिय सरकार है। अरे भाई, लोकप्रिय सरकार है तो चेहरा क्यों बदल दिया? एक बात। दूसरी बात, आप शायद भूल गई, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था और ये चोरी की हुई सरकार के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान। ये डकैती की हुई सरकार के मुखिया है। यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। ये अपनी बात करने के बजाय हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आपके लोग अगर आपके साथ नहीं रहते, और केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ठीक है, एक एक करके उमाशंकर जी किया है, आप समझिए। और अगर इतने लोग, कांग्रेस क्या कर रही है? कोई काम करा है आपने कहीं पर भी? अगर इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो उनको चेहरा नहीं, ठीक है। देखिए उमाशंकर जी, कौन कहां कैसे सरकार बनाता है ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र में कोई अलग तरीके से सरकार बना लेता है, मध्य प्रदेश में कोई अलग तरीके से बना लेता है। हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारी बहस मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी रणनीति तक थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, सरकार है ना, तो उसको वही बोले कि इस वक्त सरकार के मुखिया है।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। हम लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, इसलिए आप भी सुन लीजिए। आज स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और सेवा करेंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो ये खबर आ रही है राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर जाने से जुड़ी हुई। तो देखिए, गोल्डन टेंपल में थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। उनकी वो पुरानी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब वो पहले यहां पहुंचे थे। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आज स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। मंदिर में मत्था टेकेंगे और सेवा भी करेंगे। लंगर हॉल में बर्तनों की धुलाई कर सकते हैं। राहुल के दौरे को निजी बताया गया है। उनका यह दौरा एक प्राइवेट दौरा है, यह बताया गया पार्टी की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो स्वर्ण मंदिर गए थे। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में अमृतसर नहीं था। यात्रा के वक्त अचानक वो गोल्डन टेंपल पहुंचे थे। आज कुछ सीनियर नेता भी राहुल गांधी के साथ मौजूद होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। आइए समझते हैं कि राजनीतिक लिहाज से और खास तौर से इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल का ये पंजाब दौरा अहम क्यों है। पंजाब में राहुल, इंडिया में पेच। कांग्रेस आम आदमी पार्टी तनाव के बीच पंजाब में राहुल गांधी की मौजूदगी अहम हो जाती है। पंजाब में इंडिया गठबंधन में काफी कशमकश नजर आ रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले दिनों खासा तनाव देखा गया। विधायक सुखपाल सिंह खैरा को लेकर जबरदस्त टेंशन है। खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस अकेले लड़ने की बात भी कह चुकी है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पेच है। राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं पंजाब में हमने पिछले दिनों देखा खैरा की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से तनाव बढ़ता नजर आया, क्या इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो कोशिश की जा रही है, उन कोशिशों को पंजाब में ये एक बड़ा झटका लगते हुए हम देख रहे हैं वाकई क्या? देखिए, जब ये इंडिया गठबंधन बना था उसी वक्त तमाम नेताओं ने कह दिया था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे केंद्र में जब 2024 का इलेक्शन होगा। लेकिन राज्यों में जो इनके आपस में मतविरोध हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी साथ कैसे आ सकते हैं, या वहां कांग्रेस कैसे आ सकती है? पंजाब में अपनी टर्फ नहीं छोड़ सकती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार लेकिन क्या मैसेज जाएगा जी आम वोटर्स में? क्या मैसेज जाएगा कि हम केंद्र में तो साथ लड़ेंगे लेकिन राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे की नीतियों को कोसेंगे? नहीं, देखिए, ये जो वोटर है ना बहुत चालाकी से वोट देता है। वोटर नाइव नहीं होता है, उसको मालूम है कि अगर वो देखिए नैरेटिव बनाने में अगर इंडिया सफल हो गया नैरेटिव बनाने में, तब उसका जरूर असर पड़ेगा। नैरेटिव बनाने में अगर असफल हुआ तो फिर वोटर उसी तरह से वोट करेंगे कि राज्य में वो जो विधानसभा के लिए वोट करेगा वो अलग पार्टी के लिए करेगा। नहीं, वो बात सही है, जो करेगा तो अलग पार्टी। वो बात सही अवधेश जी, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए राज्य में बहुत बड़ा स्टेक होता है। अगर वहां लड़ाई होती है तो उसका सीधा सीधा जो शैडो है, उसकी छाया केंद्र की राजनीति में पड़ती है। अब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, उनका असली ग्राउंड तो स्टेट का ही है। वहां अगर मुख्य पार्टी से ही वो सिर लड़ाएंगे, वहीं सींग लड़ाएंगे, तो उसका असर क्या नहीं पड़ेगा उनके केंद्र में जो भी उनका ग्लू है जिससे वो चिपके हुए हैं आपस में इस वक्त? देखिए, राजेश जी ने शिवराज जी के तरह ही जरा छायावादी बोल दिया कि चला जाऊंगा, तो इसमें उन्होंने स्पष्ट किया नहीं। भाई, पंजाब जो है कांग्रेस की एक शक्तिशाली प्रदेश रहा है कांग्रेस के लिए। इस समय कांग्रेस साफ है वहां, और आपको मालूम है कि बेअदबी का मामला कितना बड़ा था और बेअदबी के मामले को आम आदमी पार्टी ने भुना करके और किस ढंग से वहां वोट पाई है। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद पहली बार देश ने देखा है कि खालिस्तान का झंडा और खालिस्तान का नारा लगाते हुए लोग अमृतसर में पुलिस की सुरक्षा में चल रहे हैं। यही एक परिस्थिति बनी है पंजाब की जो देश के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस के नीति से आप सहमत हो असहमत हो, एक राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकते हैं और वो अगर वहां कांग्रेस के खड़ा होने का आह्वान करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो अच्छा ही है। लेकिन इस समय जो विधायक गिरफ्तार हुए हैं 2015 के केस में, तो अध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देखिए, तो राहुल गांधी की यात्राएं जब राज्यों से होकर गुजर रही हैं तो सिर्फ बीजेपी के लिए मैसेजिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब हम ये समझे कि वहां जो इनकम्बेंट है, एक लाइन सुनो, जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस है। कांग्रेस का एक गलत आकलन है। कांग्रेस को तृणमूल ने खत्म किया, आपने खत्म किया, समाजवादी पार्टी बसपा ने खत्म। देखिए, और राहुल गांधी से जुड़ी एक और
एक और खबर है, राहुल गांधी ने समझाया हिंदू होने का मतलब। अखबार में लिखे लेख में राहुल ने रखी अपनी राय। निर्बल की रक्षा हिंदू का कर्तव्य, हिंदू शत्रु को मित्र में बदलता है, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। हिंदू क्रोध, घृणा और हिंसा से बचता है, सत्यम शिवम सुंदरम नाम से अखबार में यह लेख छपा है। जी हां रवि, और राहुल गांधी के इस लेख की खासी चर्चा हो रही है। वैसे तो राहुल गांधी ने अपने लेख में काफी कुछ बातें कही हैं, लेकिन आइए उन कुछ खास पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं जिनसे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उनका निशाना मौजूदा व्यवस्था पर भी है। ये देखिए, राहुल का हिंदू दर्शन, एक हिंदू सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से यह लेख लिखा गया है। हिंदू मानता है कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है, यह लिखा है राहुल गांधी ने। हिंदू जीवन यात्रा में भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना सिखाता है, किसी भी क्रोध, घृणा या किसी के प्रति हिंसा का माध्यम नहीं बनता हिंदू, यह कहा है राहुल गांधी ने। एक हिंदू विनम्र होता है और किसी से भी सुनने और सीखने को सदा तैयार रहता है। एक हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है, जानता है कि सबके तरीके अलग अलग हैं। उसके बावजूद भी एक हिंदू जानता है कि सबको अपनी राह पर चलने का पूरा अधिकार है, यह लिखा है राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल में। यह है राहुल गांधी का हिंदू दर्शन। हमारे साथ चारू प्रज्ञा मौजूद हैं। चारू जी, किस तरह से आप देखती हैं, एक तो धर्म जो है वो केंद्र बिंदु बनता नजर आता है मौजूदा दौर की सियासत को, और ऐसे में राहुल गांधी का हिंदू दर्शन जिसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए कई नसीहतें भी छुपी हुई हैं। आज राहुल गांधी जी के फोटो देखकर मुझे एक पिक्चर याद आ रही है, शायद आप लोग को भी वो याद आया। उस मूवी का नाम शायद राजा बाबू था और उसमें गोविंदा थे, और हर दिन एक नई पोशाक पहन के गोविंदा अपने फोटो खिंचवाते थे और वो सब जगह फोटो को सजाते थे। राहुल जी की राजनीति आजकल कुछ ऐसी ही चल रही है, हर दिन वो अपना रंग रूप बदल लेते हैं और किसी को समझ में ही नहीं आता कि इनकी हकीकत क्या है, कि वही इंसान हैं जो डीएमके के साथ खड़े हुए हैं जब सनातन पर आक्रमण होता चला जा रहा है। और आज अगर इन्हें अपनी राजनीति के लिए जाने की जरूरत पड़ती है, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, तो ये वहां के भी चक्कर काट रहे हैं। भाई आपकी असलियत क्या है मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से उमाशंकर जी एक छोटा सा रिएक्शन। राहुल गांधी का ये हिंदू दर्शन क्या मायने हैं इसके सियासी तौर पर? देखिए समीर जी, सियासी तौर पर नहीं, जो भारत का संविधान है, सभी धर्मों का आदर और सम्मान है और भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। हाँ। अगर राहुल गांधी जी कभी बढ़ई से मिलते हैं, कभी मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, कभी किसानों के बीच जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही भारत है, यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन भाजपा क्या चाहती है, मोदी जी क्या चाहते हैं? एक ही रंग के कपड़े पहनो, एक ही ढंग के खाना खाओ, एक ही ढंग की बात करो, एक ही धर्म होगा। ये तानाशाही है। हिंदू धर्म में लिखा है, पढ़ लीजिए। तो देखिए समीर जी, मुझे समझ में नहीं आता, विपक्षी जो जितने भी प्रवक्ता होते हैं उनको लगता है मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करेंगे और केवल यही रणनीति इनकी चुनाव में रह जाती है। उससे एक कदम आगे तो बढ़िए। मैं चुनाव के बारे में बात करना चाह रही थी, आप ब्रेकिंग आ गई। राहुल गांधी के हिंदू धर्म की परिभाषा को लेकर अलग अलग तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, दोनों लोग देख रहे हैं, लेकिन राजेश जी आप क्या देख पा रहे हैं? इंडिया अलायंस के जो गठबंधन में रहे दल या नेता, और पिछले दिनों जिस तरह से एक के बाद एक बयान आया और कहीं ना कहीं एक हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हुआ उससे, उसको क्या कंट्रोल करने के लिए, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल लिखा गया, ये रीडिफाइन करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई कि हिंदू धर्म को लेकर वो क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो हिंदू धर्म पर बार बार बात आती है, इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो नैरेटिव में हिंदुत्व को ले आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सब हिंदू, क्योंकि हिंदू वोटर जो है वो अब एकजुट हो चुका है एक तरह से। लेकिन जब उसमें रोजाना की एक समस्याएं आती हैं तब उसमें भी और जाती हैं, उसमें भी दरारें आती हैं। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये जो फोटो ऑप होता है, पगड़ी पहन के राहुल गांधी गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू लगा रहे हैं, ये मास पॉलिटिशियंस ये करेंगे। गांधी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी का आज जन्मदिन है, उनके लिए चरखा काटना फोटो ऑप नहीं था, उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। जबकि झाड़ू लगाना प्रधानमंत्री की दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, इस तरह से पगड़ी पहनना राहुल गांधी की दिनचर्या का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ
एक छवि बनाने की ये कोशिश है जो गांधी से सीखना चाहिए। अगर कुछ करना है तो दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए उसको। अगर सफाई करनी है तो जाइए ना, अपने महीने में कम से कम 2 दिन आप जा करके मलिन बस्तियों में बिना किसी कैमरा के, बिना किसी फोटोग्राफर के आप जाएं वहां। ठीक है अवधेश जी, लेकिन इसका क्या फायदा होगा कुछ सियासी तौर पर? हिंदू धर्म को लेकर जो बयानात आए उस पर बीजेपी किस तरह से हमलावर रही, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर, यह हमने देखा। और अब राहुल गांधी का यह हिंदू दर्शन जिसमें बीजेपी के लिए कुछ नसीहतें छिपी हुई हैं, जब वो कहते हैं कि भाई विविधता का सम्मान करने वाला ही हिंदू होता है, ये मानकर चला जा रहा है। लगता है आपको इसका कुछ असर पड़ेगा वोटर्स पर भी? देखिए, राजेश जी ने गांधी जी की बात की है, तो अब गांधी जी से तुलना तो हम किसी की नहीं कर सकते आधुनिक युग में। वो उस प्रकार के महापुरुष जो है, जब एक बार धोती फाड़ वो महात्मा थे पूरी, नहीं थे तो मनुष्य, नहीं, यही महात्मा बना के उनके जैसा बनना ही चाहिए। एक बार धोती फाड़ लिया, आधा पहनना है तो पूरी जिंदगी नहीं बदले वो तो एक महान व्यक्ति थे। लेकिन किसी को केवल फोटो ऑप करके हम नहीं नकार सकते। आज के समय में उसके भी एक मैसेज होते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं। इस समय राहुल गांधी, फोटो ऑप तो है ही, चुनाव हो रहा है सामने, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। ये फोटो ऑप करके नकारने की बात नहीं है, ये सच ये है कि वोटर तक पहुंचने की कोशिश है। ठीक है, मैं उसमें कोई गलत कोशिश नहीं है, लेकिन आप जो है ये जनता को मालूम है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ठीक, फोटो ऑप से भी एक मैसेज होता है स्वच्छता का, और उसका असर देखा है। मैं उमा शंकर जी, जरा मैं बोल लूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय राहुल गांधी जी के जो रणनीतिकार हैं, उनके अलग अलग फलकों से उनकी एक छवि बनाने वाले हैं। कोई एक दार्शनिक भी हैं, वो आम आदमी के बीच भी जाते हैं, वो बड़ा मोटरसाइकिल लेके फर्राटे से जुआ की तरह जा सकते हैं, मोदी की तरह बिना सुरक्षा के वो सीमा पर जा सकते हैं, वो लंबा चल भी सकते हैं, वो धर्म के बारे में भी जानते हैं। तो वो एक छवि बनाने की कोशिश जो हो रही है, वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो रही है, क्योंकि हिंदू धर्म पर जो कुछ उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म के जानकार को मालूम है कि बहुत प्राइमरी बातें वो लिख रहे हैं। हिंदू धर्म इतना ही नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं आरएसएस रहे न रहे, इस देश में हिंदू पर लेकिन अवधेश जी, और ये उसकी जल्दी से 10 सेकंड में, ये आरएसएस और वैसे हिंदुत्ववादी संगठनों की 10 सेकंड में राहुल गांधी को भी हिंदुओं पर लेख लिखना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, यही मैं कि वो पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की परिभाषा संघ की है उसके पैरेलल एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, वो एक ऐसे नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदू धर्म ये है, व्यापक है, हिंदुत्व उतना ही व्यापक है, हिंदुत्व उतना ही व्यापक है, उतना ही सर्वसमावेशी है, उतना ही सर्वग्राही है। यही स्टूडियो में भी राय बटी हुई है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों की राय भी इस मसले पर बटी हुई है। जी